हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हम चर्चा कर रहे थे चौहान वंश के बारे में। चौहान जो वंश है उनके बारे में हमने क्या है चर्चा स्टार्ट की हुई थी। तो कल हमने देखा था चौहान वंश के बारे में कि किस प्रकार चौहान वंश की वंश परंपरा है वो आगे बढ़ती है। सर्वप्रथम हमने देखा था कि चौहान वंश की स्थापना जो है 551 में वासुदेव के द्वारा की गई। वासुदेव एक आदि पुरुष थे। इन्होंने सांबर व उसके आसपास के क्षेत्र में सर्वप्रथम चौहान वंश की स्थापना की थी। सांबर और सुपालदक्ष के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर इनके द्वारा प्रथम बार चौहान वंश को स्थापित किया गया था। इसके बाद इन्होंने राजधानी जो यहाँ की थी छत्रपुर नागौर को बनाया था। छत्रपुर क्या है, नागौर को बनाया था। और वासुदेव क्या थे, एक आदि पुरुष थे। अगर गोत्र की बात करते हैं तो ये क्या थे, ब्राह्मण थे। गोत्र कौन सी थी इनकी, ब्राह्मण थे। इन्होंने जो सांबर उसके आसपास के क्षेत्र में क्या शाकंभरी माता का मंदिर जो है निर्माण करवाया था। इसके बारे में हमने क्या है चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था 1113 में अजमेर के चौहान की बात करते हैं तो 1113 में अजमेर को अजयराज के द्वारा बसाया गया था। अजमेर बनाया गया था राजधानी। इन्होंने अपने नाम से क्या सिक्के चलाए थे, अपने नाम से क्या सिक्के चलवाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो अजमेर का दुर्ग है उसे अजमेर दुर्ग कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, अजमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो गढ़बिठली कहा जाता है। प्राचीन नाम, प्राचीन समय में इसे गढ़बिठली के नाम से जाना जाता था। गढ़बिठली नाम शाहजहाँ के जो मुख्य यहाँ का कार्यकर्ता था विठलदास गौड़ है, उनके नाम पर शाहजहाँ ने इसका नाम क्या रखा था, गढ़बिठली के नाम से रखा था। इसके बाद हमने देखा था कि इसका जो वर्तमान नाम है अजमेर दुर्ग का वर्तमान नाम क्या, तारागढ़ है। इसका तारागढ़ नाम जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, मेवाड़ के शासक थे पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनके द्वारा इसका जो दुर्ग था इसकी मरम्मत करवाई गई थी। मरम्मत करवाने के दौरान इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम क्या रखा था, तारागढ़ रखा था। तारा इनकी पत्नी का नाम था, तो अपनी पत्नी के नाम पर इसका दुर्ग का नाम क्या रखते हैं, ये तारागढ़ रखते हैं। इसके बाद अजयराज ने जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो क्या कहते हैं कि अजयराज का काल चौहानों के लिए अजमेर के चौहानों का स्वर्णिम काल था या नवीन युग था। यहाँ तक हमने क्या इसके बारे में देखा था। इसी में एक आरपीसी का भवन जो घुघरू घाटी में क्या स्थित है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि जो 1133 में अजमेर के चौहान वंश के शासक आते अर्णोराज जी। 1133 में अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक आते हैं। चौहान वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कौन आते हैं, अर्णोराज जी है, जिन्हें आना जी कहा जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, आना जी कहा जाता है। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील, इन्होंने कौन सी है, अजमेर में आना सागर झील बनाई थी। इस झील के किनारे जहांगीर में शाहजहाँ के द्वारा 12 दरी बनवाई थी। एक में क्या संख्या कितनी है, 12 दरियों की संख्या कितनी, 5 है। तो 12 दरी क्या है, शाहजहाँ व जहांगीर के द्वारा अजमेर में अन्ना सागर झील में क्या है 12 दरी का निर्माण करवाया गया था। तो संख्या पूछ ले तो कितनी आती है, 5 आती है। इसके बारे में हम आगे हम चर्चा कर रहे हैं अजमेर के चौहान। अजमेर जो था उसमें चौहान वंश की परंपरा को किस शासक के द्वारा किस प्रकार आगे बढ़ाया गया। सर्वप्रथम हमने देखा था 1113 में कौन से आते हैं, अजयराज जी आते हैं। उनके द्वारा अजमेर को बसाया गया था। उनके द्वारा क्या है, अजमेर को बसाया गया था और बनाया गया था राजधानी। अजमेर को बसाया था और क्या बनाया था, राजधानी बनाया गया था। इसके बाद में आते हैं 1133 में। 1133 ईस्वी में अजमेर के शासक आते हैं अर्णोराज जी। अर्णोराज जी है, जिन्हें प्यार से अन्ना जी कहा जाता है। इन्हें प्यार से किस नाम से जानते हैं, अन्ना जी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1113 के बाद में जो अजमेर के अगले शासक कौन से हुए हैं, वो अपने थे अर्णोराज जी है। अर्णोराज जी है, इन्हें आना जी कहा जाता है। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील बनाई। इन्होंने क्या बनाई थी, अजमेर में आना सागर झील बनवाई थी। प्रश्न पूछ लिया जाए अजमेर में आना सागर झील के निर्माता कौन से थे, अर्णोराज, अजयराज, विशलदेव या इनमें से कोई नहीं है। तो आना जी के द्वारा यहाँ पर आना सागर झील बनाई गई थी। यहाँ पर जहांगीर व शाहजहाँ ने क्या दौलतबाग या 12 दरी का निर्माण किया। यहाँ की अगर बात करते हैं इसी झील के किनारे पूछ लिया जाए, आना सागर झील के किनारे हैं। आना सागर झील के किनारे जहांगीर व शाहजहाँ ने दौलतबाग या सुभाष उद्यान बनाया था। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलतबाग या
दूसरा इसका नाम क्या है, सुभाष उद्यान। जहांगीर के द्वारा आना सागर झील के किनारे दौलत बाग या सुभाष उद्यान है उसका निर्माण करवाया गया। इसकी अगर हम बात करते हैं शाहजहां के द्वारा, यहाँ पर अगर बात करते हैं जहांगीर और उसके बेटे कौन से हैं, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा यहाँ पर क्या है, 12 दरी बनवाई गई थी। यहाँ की अगर बात करते हैं पहला तो कौन सा आता है, दौलत बाग या सुभाष उद्यान आना सागर झील के द्वारा किन के द्वारा निर्मित किया गया था, तो जहांगीर शासक हुए थे, जहांगीर के द्वारा बनाई गई थी। अगर हम बात करते हैं कि 12 दरी है, ठीक है, 12 दरी है जो आना सागर झील के किनारे बनाई गई है, वो किस शासक के द्वारा बनाई गई थी, तो जहांगीर के बाद में शासक आते हैं शाहजहां, उनके द्वारा 12 दरी बनाई गई थी। ठीक है, नाम एक प्रत्येक दरी में कितनी थी, 5 आता है। ठीक है, कितनी, 5 12 दरी बनाई गई थी। इसमें लिखेंगे 5 12 दरी। एक क्या है, शाहजहां के द्वारा अजमेर में आना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण किया गया था। और कितनी थी, संख्या की अगर बात करते हैं तो वो कितनी थी, 5 थी। दोनों ही क्या थे, जहांगीर और शाहजहां दोनों ही क्या थे, मुगल बादशाह, दोनों ही क्या थे, मुगल बादशाह। 1133 में 700 अर्णोराज जिन्हें प्यार से आना जी कहा जाता था, इन्होंने अजमेर में आना सागर झील बनाई। इन्होंने क्या है, अजमेर में आना सागर झील बनाई थी। और इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान है उसका निर्माण किया था। और शाहजहां ने यहाँ 12 दरी का निर्माण किया था। 12 दरियों की संख्या कितनी थी, 5 थी। दोनों ही मुगल बादशाह थे। दोनों ही किस प्रकार के शासक थे, मुगल बादशाह थे। और दोनों की माता की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की माँ क्या थी, राजपूत थी। दोनों की मां राजपूत थी। दोनों ऐसे शासक थे, दोनों क्या थे, मुगल से। शासक किस प्रकार के थे, मुगल थे। लेकिन इनकी माताओं की अगर बात करते हैं तो दोनों की माताएं किस प्रकार की थी, राजपूत थी। दोनों माताएं किस प्रकार थी, राजपूत थी। माता थी वो राजपूत थी। अब जहांगीर जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ के जो क्या मंदिर तुड़वाए। जहांगीर की अगर हम बात करते हैं, पूछ लिया जाए अजमेर के वह कौन से शासक थे, अजमेर के वह कौन से शासक थे जिनके द्वारा मूर्ति तोड़वाई गई थी और उन मूर्तियों को तुड़वाकर आना सागर झील व पुष्कर झील में गिरवाया गया, तो जहांगीर जहांगीर के द्वारा जहांगीर के द्वारा मूर्तियां तुड़वाई गई थी वह इन्हें आना सागर झील व पुष्कर झील में फेंका गया था। आना सागर और पुष्कर झील क्या है, अजमेर में स्थित है। कभी गए हो तो इसको देखना, आना सागर और पुष्कर झील है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर के द्वारा यहाँ जो जितनी भी मूर्तियां थी उनको तोड़वाया गया था और क्या इस झील में गिरवा दिया गया था। इस झील में क्या है, गिरवाया गया था। प्रश्न बहुत बार आता है कि वह कौन सा अजमेर चौहानों का कौन सा शासक था जिसके द्वारा मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे, तो वो कौन से थे शासक, अपने जहांगीर थे, उनके द्वारा दिया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो अर्णोराज थे। अर्णोराज जी के दरबार में 2 कवि रहते थे। अर्णोराज जी थे, अर्णोराज जी यहाँ के शासक थे जिन्हें प्यार से आना जी कहा जाता था। उनके दरबार की अगर हम बात करते हैं 2 विद्वान रहते थे। इनके दरबार में कितने हैं, 2 विद्वान रहते थे। अर्णोराज जी के दरबार में क्या है, 2 विद्वान थे। तो एक का नाम क्या था, धर्मघोष था। और प्रश्न पूछा जाता है आना जी के दरबार में 2 दरबारी विद्वान थे, उनके नाम बताइए। तो एक तो कौन से थे, धर्मघोष थे। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं देवघोष है। धर्मघोष और देवघोष है, 2 विद्वान इनके दरबार में रहते थे। धर्मघोष है और दूसरा कौन सा आता है, देवघोष। धर्मघोष और देवघोष के नाम के 2 विद्वान हैं, वो आना जी के दरबार में रहते थे। एक बार दोबारा देखते हैं। 1133 में अजमेर के चौहान वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य आना जी ने किया था, जिसे अर्णोराज भी कहा जाता है। इनके द्वारा अजमेर में आना सागर झील बनाई गई थी, जिनके किनारे जहांगीर व शाहजहां के द्वारा दौलत बाग व सुभाष उद्यान बनाए गए और 12 दरियों का निर्माण किया गया था।
जिनमें से अगर हम जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने दौलतबाग व सुभाष उद्यान बनाया था और शाहजहां के द्वारा 12 दरी बनाई गई थी। 12 दरियों की संख्या कितनी थी? 5 थी। 12 दरियों की संख्या कितनी थी? 5 थी। दोनों ही मुगल बादशाह थे। दोनों ही किस प्रकार के थे? मुगल बादशाह थे। दोनों की माताएं जो क्या थी? राजपूत थी। दोनों की माताएं क्या थी? राजपूत थी। जहांगीर के द्वारा मूर्तियां तोड़वाने के आदेश दिए गए थे और उन मूर्तियों को तोड़कर आना सागर झील व पुष्कर झील में क्या फेंका गया था? आना सागर व पुष्कर झील में फेंक देते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो अर्णोराज के दरबार में 2 विद्वान रहते थे। एक क्या था? धर्मघोष था और दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो देवघोष है। धर्मघोष व देवघोष नाम के 2 विद्वान इनके दरबार में रहा करते थे। इसके बाद की अगर हम बात करें तो अर्णोराज जी के द्वारा अजमेर में आदि वराह का मंदिर बनाया गया था। आदि वराह का मंदिर बनवाया था। प्रश्न आएगा कि अजमेर में आदि वराह के मंदिर के निर्माता कौन थे? अर्णोराज जी के द्वारा अजमेर में आदि वराह का मंदिर बनवाया गया। ये तो क्या मंदिर बनवा रहे थे? अर्णोराज जी क्या मंदिर बनवा रहे थे? जहांगीर इसके पीछे पीछे क्या मूर्तियां तोड़वा रहे थे। मिंदरों को तोड़वा कर क्या उनकी मूर्तियां जो थी वो पुष्कर झील और अन्ना सागर झील में क्या फेंकवा रहा था। तो है कौन सा शासक था जिन्होंने आदि वराह का मंदिर बनाया था? तो आदि वराह का मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो अर्णोराज जी, आना जी, इनके द्वारा मंदिर बनवाया गया था। फिर समय बदलता है और समय के साथ क्या इनका पुत्र बड़ा होता है। इनका पुत्र था जगदेव। इनका पुत्र कौन सा था? जगदेव है। तो अर्णोराज अन्ना जी की हत्या उसके बेटे जगदेव ने की थी, इसलिए जगदेव को अजमेर के चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। उनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो अर्णोराज जी की मृत्यु या हत्या, अर्णोराज जी की हत्या उसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। जगदेव ने की। अर्णोराज जी की हत्या उसके बेटे जगदेव ने की थी, इसलिए जगदेव को पितृहंता की उपाधि दी गई। या सीधा पितृहंता आएगा या पूछ लिया जाए अजमेर के चौहानों के पितृहंता किसे कहा जाता है तो ये अपने कौन से आते हैं? जगदेव। तो इसे पितृहंता कहा जाता है। अजमेर के चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है तो जगदेव है। उन्होंने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे पितृहंता के नाम से जानते हैं या इसे अजमेर के पितृहंता कहा जाता है। इसके बाद में ये शासक रहे थे 1185 से 1158 तक। अजमेर की सत्ता पर ये काबिज रहे थे 55 से 58 तक। 1133 में कौन आए थे? अर्णोराज जी है। अर्णोराज जी की हत्या कर देते हैं और 1155 से 1158 तक ये अपनी जो सत्ता है स्थापित करता है। कौन है? इनका बेटा था जगदेव। तो जगदेव के द्वारा 1155 से लेकर 1158 तक अजमेर की शासन व्यवस्था को चलाया गया था। इन्होंने अपने अधीन में जिस प्रकार इन्होंने कार्य करवाना था उन्होंने करवाया था। इसके बाद एक बात आती है कि चालुक्य ने किसे पराजित किया? चालुक्य शासक आते हैं। चालुक्य ने अर्णोराज जी को पराजित किया। प्रश्न पूछ लिया जाए कि अजमेर का वह कौन सा शासक है जिसे चालुक्य के द्वारा युद्ध में पराजित किया गया था? तो अर्णोराज जी। अर्णोराज जी को चालुक्य के द्वारा पराजित किया गया था। अजमेर का वह शासक बताइए जिन्हें चालुक्य के द्वारा युद्ध मैदान में पराजित किया गया था। युद्ध के मैदान में पराजित करने वाले कौन से थे? चालुक्य थे। और किसे पराजित करते हैं? अर्णोराज जी को या अनु जी को करते हैं। इसके बाद में क्या है? अर्णोराज जी इनसे पराजित हो गए। अर्णोराज जी चालुक्य वंश से क्या पराजित हो जाते हैं? तो चालुक्य वंश से अच्छे संबंध बनाने के लिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखने के लिए, उनके साथ अच्छे संबंध, प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए चालुक्य शासक, ठीक है, चालुक्य शासक आते हैं जयसिंह। अर्णोराज जी चालुक्यों से पराजित होने के बाद चालुक्य वंश के साथ अच्छे संबंध, प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए चालुक्य वंश के शासक होते हैं। चालुक्य वंश के शासक जयसिंह की पुत्री थी कंचन देवी से क्या है? विवाह किया। प्रश्न पूछ लिया जाए कि अजमेर के चौहान वंश का वह कौन सा शासक था जिन्होंने चालुक्य वंश से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उनकी लड़की से क्या है? विवाह किया था। तो चालुक्य वंश के शासक थे जो आते हैं जयसिंह। उनकी पुत्री थी कांचन देवी है। उनकी पुत्री थी कांचन देवी है। उनके साथ अपने
अर्णोराज ने क्या है विवाह किया था। तो इसमें लिखेंगे चालुक्य वंश के साथ प्रगाढ़ यानी अच्छे प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए, चालुक्य वंश के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए अर्णोराज जी ने चालुक्य वंश के शासक जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। ठीक है, तो ये क्या है, उनसे हार जाते हैं। तो चालुक्य वंश से हार होने के बाद ये क्या कहते हैं कि अगर हम हार गए तो ये क्या मैदान है, छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि हम उस चालुक्य वंश को अपने साथ मिला। इसलिए उन्होंने अर्णोराज जी थे, अनाजी थे, तो उनके द्वारा क्या है वहां पर प्रस्ताव भेजा जाता है कि हम आपकी पुत्री से क्या है विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं। तो वहां के शासक थे चालुक्य वंश के शासक जय सिंह, उनकी पुत्री थी कांचन देवी है, उनके साथ उन्होंने क्या है प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए उनके साथ क्या है विवाह किया। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह कौन से शासक थे जिनके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह अजमेर के चौहान वंश के शासक के साथ किया गया था, अनुराज के साथ किया गया था। तो वे अपने कौन से आते हैं, वे अपने थे जय सिंह। तो ये क्या है, हमने यहाँ के दो शासक अजमेर के कितने हैं, दो शासक पढ़े हैं। पहला बात करते हैं तो 1113 में अजयराज के द्वारा बसाया गया था, अजमेर बनाया गया था, राजधानी है। इन्होंने अपने ही नाम से सिक्के चलवाए थे, अजयराज के द्वारा अपने नाम से क्या सिक्के चलवाए गए थे। यहाँ का एक किला है जिसे अजमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसका प्राचीन नाम कौन सा है, जिसके प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम क्या है, गढ़बीटली है। और इसका नाम शाहजहां के द्वारा लिखा गया था, नाम था इसका शाहजहां के द्वारा रखा था। इसका वर्तमान नाम तारागढ़ है। मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पत्नी के नाम पर इनका नाम क्या है तारागढ़ रखा गया था। और विश्व हेबर में तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिबाल्टर कहा गया। ये एक लाइन कह रही थी कि तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिबाल्टर किस शासक के द्वारा कहा गया है, तो विश्व हेबर है, शासक नहीं है, विश्व हेबर है, उनके द्वारा इसे पूर्व का जिबाल्टर कहा गया था। इसके बाद में 1133 में शासक आते हैं अर्णोराज जी है, जिन्हें प्यार से हम आनाजी कहते हैं, जिसे प्यार से क्या कहते हैं, आनाजी कहते हैं। इनके द्वारा अजमेर में आना सागर झील बनवाई गई थी। इसी झील के किनारे जहांगीर व शाहजहां के द्वारा क्या है, जहांगीर के द्वारा सुभाष उद्यान व दौलत बाग बनाया गया था। एक ही चीज है, दो अलग अलग नाम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शाहजहां हैं, तो शाहजहां के द्वारा यहाँ पर 12 दरी बनवाई गई और दरियों की संख्या कितनी थी, 5 थी। दोनों ही मुगल बादशाह थे, यानी दोनों ही मुगल शासक से आते थे, मुगल बादशाह थे, परंतु दोनों की जो माताएं थी वो किस प्रकार की थी, राजपूत थी। दोनों की माताएं कौन सी थी, राजपूत थी। जहांगीर के द्वारा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंदिर तुड़वाने के, मूर्तियां तुड़वाने के आदेश दिए गए थे। अर्णोराज जी ने यहाँ आदिवरा का मंदिर बनवाया था, लेकिन जहांगीर के द्वारा के आदेश दिए गए थे यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां हैं उनको तोड़ दिया जाए और आना सागर व पुष्कर झील में क्या है फेंक दी जाए। इसके बाद हमने देखा था कि इनके दरबारी विद्वान थे, अर्णोराज जी के दरबार में 2 विद्वान थे, धर्मघोष और देवघोष नाम के 2 विद्वान रहा करते थे। चालुक्य वंश के संबंध स्थापित करने के लिए जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से इनके द्वारा क्या है विवाह किया गया था। और इनके जो बेटे हैं जगदेव है, उनके द्वारा अर्णोराज जी की हत्या की जाती है, इसलिए जगदेव को अजमेर के चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। और इसके बाद में 1158 तक इनके द्वारा यहाँ पर क्या शासन सत्ता स्वीकार की थी, इन पर रहे थे। इसके बाद में आते हैं 1158 में अगले शासक आते हैं 1158 में विग्रहराज चतुर्थ या इसे विशलदेव कहा जाता है। अजमेर के अगले शासक आते हैं 1158 तक। तो कौन रहे थे, जगदेव रहे, पिता की हत्या कर यहाँ के शासन सत्ता पर आते हैं। लेकिन 1158 के बाद में 1158 में ये यहाँ के शासक बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ है। ये दूसरा नाम क्या था, विशलदेव था। प्यार से इन्हें किस नाम से जानते थे, विशलदेव। प्यार से इसे किस नाम से जानते हैं, तो जिस प्रकार आना जी को
अर्णोराज जी को आना जी कहा जाता था, प्यार से कहते थे वहां के लोग। उसी प्रकार अगर बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ को है, तो विग्रहराज चतुर्थ को यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा प्यार से इन्हें क्या कहा जाता था, विसलदेव कहा जाता था। इन्हें किस नाम से कहते थे, विसलदेव के नाम से जानते थे। ये क्या था, कवि था। ये क्या था, स्वयं कवि था। हरिकेली के नाम से क्या नाटक लिखते। विग्रहराज चतुर्थ है, विसलदेव की अगर हम बात करते हैं तो ये कवि थे। तो कवि होने के कारण क्या है, ये एक नाटक लिखते हैं, स्वयं विद्वान था और नाटक लिखते हैं, इसका नाम क्या है, हरिकेली था। इनके द्वारा कवि बांधव और कांट कंठाभरण, इनके द्वारा अगर हम बात करते हैं कि वह कौन सा शासक था जिनके द्वारा उपाधियां प्रदान की गई थी, तो ये कवि था, तो इन्हें उपाधि प्रदान थी, क्या थी, कांट कंठाभरण। ये तो कौन सा था, कांट कंठाभरण की है। और प्रश्न ही पूछा जाएगा कि अजमेर के वह शासक कौन से थे जिन्हें कवि बांधव और कांट कंठाभरण की उपाधियां प्रदान थी। तो विग्रहराज या विसलदेव फोर्थ क्या था, स्वयं कवि था, इसलिए इन्हें उपाधियां प्रदान की थी कांट कंठाभरण, कांट कंठाभरण है। और दूसरी थी कवि बांधव, कवि बांधव। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कवि बांधव और कांट कंठाभरण की उपाधियां किस शासक को दी गई है। वो आते हैं 1158 में, अजमेर के शासक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ है। इन्हें प्यार से विसलदेव कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्यार से विसलदेव कहा जाता था। ये स्वयं विद्वान था, स्वयं क्या थे, विद्वान, स्वयं विद्वान थे। तो इनके द्वारा एक नाटक लिखा था हरिकेली। स्वयं विद्वान थे तो इनके द्वारा एक नाटक लिखा था, स्वयं ने नाटक लिखा था जिसका नाम क्या है, हरिकेली। तो पहले तो कौन सा है, कवि था, कांट कंठाभरण, और कौन सा था, कवि बांधव की उपाधियां प्रदान थी। और यह स्वयं विद्वान थे, स्वयं विद्वान थे, इसलिए इन्हीं के द्वारा एक नाटक लिखा गया था हरिकेली। स्वयं विद्वान थे और इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था हरिकेली। विद्वान थे तो विद्वानों को अपने अधीन में रखेंगे। विद्वान थे इसलिए इन्हें विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में दो विद्वान रहते थे, स्वयं विद्वान थे, हरिकेली नाटक लिखते हैं, और इन्हें विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है, आश्रयदाता कहते हैं। पहली तो बात है, कवि था तो कांट कंठाभरण और कवि बांधव की उपाधि प्रदान थे। दूसरा, विद्वान था तो स्वयं अपने विद्वानता के आधार पर एक नाटक लिखता है जिसका नाम हरिकेली है। विद्वान था तो विद्वानों को अपने पास में लिखा था। तो दरबार में दो विद्वान रहते थे, विद्वानों का आश्रयदाता था, इनके दरबार में दो विद्वान रहते थे। अगर हम बात करते हैं नरपति नालय, एक तो कौन सा आता है, नरपति नालय रहते थे, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो इनके दरबार में सोमदेव रहते थे। सोमदेव और नरपति नालय दो इसके दरबारी विद्वान थे। पहला तो कौन सा आता है, सोमदेव, और दूसरा नरपति नालय। स्वयं विद्वान था इसलिए विद्वानों को अपने आसपास, जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा वो क्षेत्र के व्यक्तियों को अपने आसपास रहेगा। तो स्वयं विद्वान था तो विद्वानों को अपने आसपास रहेगा। इनके दरबार में दो विद्वान रहते थे। इनके दरबार में कितने हैं, दो दरबार रहते थे, दो विद्वान रहते थे। सोमदेव है और नरपति नालय है। सोमदेव और दूसरे कौन से आते हैं, नरपति नालय है। अब इनके द्वारा भी क्या कुछ न कुछ के विद्वान थे, तो ये भी अपने तरीके से क्या कुछ कविता या कुछ उपन्यास लिखेंगे। तो जो आते हैं सोमदेव है, उनके द्वारा एक लिखा गया था जिसका नाम कौन सा है, ललित विग्रहराज है। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज, ये इसके दरबार में रहते थे इसलिए इन्होंने क्या नाम, किसके नाम से लिखा, ललित विग्रहराज। तो सोमदेव के द्वारा एक उपन्यास, एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम क्या है, ललित विग्रहराज है। दूसरा आता है नरपति नालय है, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है विसलदेव रासो है। जिसका नाम कौन सा आता है, विसलदेव रासो। विसलदेव रासो है। ये 4 खंडों में बनाया है। कितने हैं, 4 खंड। प्रश्न पूछा गया था कि विसलदेव रासो है वो जो विग्रहराज चतुर्थ है उनके दरबारी विद्वान हैं, नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है। ये कितने खंडों में है, ये कितने खंडों में विभाजित है, तो ये अपने 4 खंडों में बनाया गया। कितने खंडों में बनाया गया है, 4 खंडों में बनाया गया है। तो पहला कौन सा आता है, 1158 में अजमेर के अगले शासक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें प्यार से विसलदेव कहा जाता है। ये कवि थे, ये क्या थे, कवि थे, इसलिए इन्हें 2 उपाधियां प्राप्त हैं, कवि बांधव और कांट कंठाभरण है। स्वयं
विद्वान थे, स्वयं विद्वान थे। इनके द्वारा एक नाटक लिखा था हरिकेली है, और विद्वान होने के कारण इनके दरबार में विद्वान क्या सिद्धांत थे, 2 विद्वान रहते थे। इनके दरबार में कितने 2 विद्वान रहते थे, जिनका नाम क्या सोमदेव है, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं नरपति नालय है। सोमदेव के द्वारा अगर मैं बात करूं तो सोमदेव के द्वारा नृत्य विग्रह रास लिखा गया है, और नरपति नालय ने विसलदेव रासो लिखा है। और विसलदेव रासो कितने खंड में है, 4 खंड में विभाजित है। विसलदेव रासो कितने खंडों में बांटा गया है, तो विसलदेव जो रासो है वो 4 खंडों में विभाजित किया गया है, 4 खंडों में बनाया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं इसी विसलदेव रासो में, इसी जो विसलदेव रासो है इसमें कहा गया है कि गागरोन जो दुर्ग है, गागरोन दुर्ग की जो बात करते हैं, गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है, गागरोन दुर्ग का निर्माता कौन सा आता है, विसलदेव। गागरोन दुर्ग का इसी विसलदेव रासो में क्या बनाया गया है, गागरोन दुर्ग का निर्माता कौन है, विसलदेव। विसलदेव के दरबार में रहते तो ये क्या इनके बारे में लिखेंगे, तो ये क्या कहते हैं कि गागरोन जो दुर्ग बना है उसके निर्माता अपने कौन से आते हैं, विसलदेव है। इनके द्वारा गागरोन दुर्ग बनाया गया है, ठीक है। और राजस्थान का यह कंठा राजा है विसलदेव। अगर हम बात करते हैं विग्रह चतुर्थ है, इसे राजस्थान का कंठा राजा की उपाधि दी गई है। वह कौन सा शासक है जिसे कंठा राजा के नाम से जानते हैं, तो ये कौन से आते हैं, विग्रह चतुर्थ है या विसलदेव, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक जो क्या है बिसलपुर बांध है, विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव के द्वारा क्या है बिसलपुर बांध जो है इसके निर्माता है। बिसलपुर बांध के निर्माता कौन से आते हैं, विग्रहराज चतुर्थ है। इनके द्वारा क्या बनाया गया है, बिसलपुर बांध है। बिसलपुर बांध का निर्माता कौन है, विग्रहराज चतुर्थ है। ये कहां पर है, बिसलपुर बांध सभी जानते हैं टोंक है। टोंक अजमेर और जयपुर की जनता है जिन्हें पानी की उपलब्धता करवाई जाती है। बांध कौन सा है, बिसलपुर है। बिसलपुर बांध है। पिछले दिनों अखबार में आ रहा था कि बिसलपुर बांध में पानी नामात्र का रहेगा, तो जयपुर की जनता को हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन के पानी की सप्लाई की जाएगी, बीच में 1 दिन गैप का अल्टरनेट डे पानी सप्लाई किया जाएगा। तो ये इसी बिसलपुर बांध की है। जब बरसात होती है तो इसमें पानी आवक हो जाती है। अभी हाल में बरसात हुई तो इसमें आवक बढ़ गई है। तो इसमें अभी आया था, अखबार में आया था कि एक दिन में क्या जितना पानी छोड़ा गया था उसका लेवल क्या सेम रहा था। इससे पहले जब पानी छोड़ा जाता था तो पानी का स्तर क्या लगातार नीचे हो रहा था। क्यों, लगातार इसमें से पानी निकल रहा था, बरसात होने की थी। अभी बरसात स्टार्ट हो गई है तो एक दिन के इसका पानी का लेवल क्या सेम रहा है, अभी इसका जल स्तर क्या बढ़ने लगा है। तो इसी बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक की जनता को पानी की सप्लाई की जाती है। क्यों, वहां पर कोई नहरी सिस्टम तो है नहीं। तो यहाँ की अगर बात करते हैं जो बिसलपुर बांध बनाया गया है इसके निर्माता कौन से थे, विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव। देखिए कितना बड़ा बांध है, इसे 3 जो जिले हैं वहां पर क्या सप्लाई होती है। जयपुर बहुत बड़ा है, टोंक है और अजमेर की जनता को यहाँ से सप्लाई हो रही है। तो इसका बांध का निर्माता है और इसके नियम भी इनके द्वारा रखी गई। इसके नियम भी क्या है, इनके द्वारा रखी गई थी। इसके बाद अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला है। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में स्थित संस्कृत पाठशाला बनवाई गई, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, तोड़ देते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि अजमेर में संस्कृत पाठशाला के निर्माता है। अजमेर के संस्कृत पाठशाला के निर्माता अपने कौन से हैं, अजमेर के संस्कृत पाठशाला के निर्माता जो है विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव है। इस संस्कृत पाठशाला को किसने तोड़ दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो तोड़ देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था और यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। यहाँ क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, यानी एक ऐसी इमारत बनाई थी जिसे मात्र 2.5 दिन में तैयार कर दिया था। इसलिए इसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसे नाम से जाना जाता है। या 16 खंभों का है, या तो इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाएगा। कहाँ पर है, संस्कृत पाठशाला तोड़कर उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई गई थी जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। या इसे 16 खंभों का महल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, 16 खंभों का महल। इसके निर्माता कौन से आते हैं, विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव। तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, अजमेर में कभी जाएं तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा देना। इसका प्राचीन जो है वो क्या, संस्कृत पाठशाला है। कभी आप देखेंगे 2.5 दिन के झोपड़े में इधर उधर घूमेंगे तो इसमें क्या दीवारें जो बने हुए हैं वहां पर क्या आज भी संस्कृत में श्लोक है। संस्कृत पाठशाला थी पहले, तो इसी संस्कृत पाठशाला के आधार पर इसमें क्या आज भी दीवारों पर क्या श्लोक लिखे गए, क्योंकि इसी बिल्डिंग को तोड़कर तो क्या है बनाया गया था।
2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, संस्कृत पाठशाला है, उसी को तोड़कर बनाया गया था। इसलिए आज भी कभी आप घूमने के लिए जाएं तो देखिएगा इसके दीवारों के ऊपर क्या संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था, इन्हीं के विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। इसे 16 खम्भों का महल भी कहा जाता है। 16 खम्भों का महल, 16 खम्भों पर टिका हुआ है। 2.5 दिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतने मजदूर इतने लगवाए गए थे कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के इतने जो थे मजदूर और दल लगवाए थे, जिनके द्वारा क्या मात्र 2.5 दिन में इसको तैयार किया गया था। इसलिए इसे 16 खम्भों का महल या 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। कौन सी है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये हमारे राजस्थान की क्या है, प्रथम मस्जिद है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद किसे कहा जाता है, या पूछ लिया जाए प्रथम मस्जिद कहां पर स्थित है। इसे 2.5 दिन के झोंपड़े को इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से जानते हैं। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, और ये अपना कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। कहां पर है, अजमेर में स्थित है। यहाँ पर 2.5 दिन का उर्सी मेला लगता है। यहाँ की अगर बात करते हैं 2.5 दिन का उर्सी मेला लगता है। इसकी अगर बात करते हैं पंजाब में भी यहाँ पर क्या मेला लगता है, इसी की याद में क्या पंजाब में भी मेला लगता है, सात संत की याद में। तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर आज भी 2.5 दिन का उर्सी मेला लगता है, उर्स पर लगता है, उर्स का मेला लगता है, पंजाब के सात संत की याद में, पंजाब के शाह संत की याद में। तो यहाँ पर क्या है, आज भी 2.5 दिन का जो क्या है मेला लगता है। ये क्या कहते हैं, पंजाब के सात संत की याद में। तो फरीदकोट की आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या है, ये सात संत है कि अजमेर में नहीं रहते, गद्दी के जो हैं वो कहाँ रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। तो इन संतों की याद में, ये किससे, मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ की अगर बात करते हैं, इनके नाम पर आज भी 2.5 दिन का क्या है उर्स लगता है, अजमेर में है, जिसे 2.5 दिन के उर्स के नाम से जाना जाता है या मेला लगता है। ठीक है, तो ये क्या था, विग्रहराज चतुर्थ था, मुख्य ये बातें थी। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ है, उन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने अपने शासन काल में क्या है, दिल्ली के जो तोमर आते हैं, दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था। मुख्य रूप से सतीश तोमर इसमें शामिल थे। तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, विसलदेव के द्वारा दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। तोमर का नाम पूछेंगे तो तोमर कौन सा था, सतीश तोमर है। इसका कहीं को एग्जाम में नाम पूछते हैं तो वो कौन सा, सतीश तोमर है। दिल्ली के सतीश तोमर को पराजित किया था और अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो विसलदेव ने क्या दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था और अपना जो क्षेत्र था वो दिल्ली की तरफ का प्रसार किया था। साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैलाया था। ठीक है, इन्होंने इसकी अगर बात करते हैं, पराजित करते हैं, तो पराजित करने के बाद वहां से क्या भाग जाते हैं, जो शासन सत्ता में थे वो क्या भाग जाते हैं और अपना जो क्या करते हैं शासन है वो क्या विस्तार कर लेते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ है, विसलदेव फोर्थ के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चौहान वंश का जो साम्राज्य था वो विस्तार करते हैं। इसलिए अगर हम बात करते हैं विसलदेव चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव के काल को चौहानों का स्वर्णिम युग या क्लासिक युग कहा जाता है। इसे चौहानों का स्वर्ण का या क्लासिक युग कहते हैं, या क्लासिक युग कहते हैं। चौहानों का स्वर्णिम काल या क्लासिक युग किसका कहा जाता है। ठीक है, चौहानों का क्लासिक युग या स्वर्णिम काल की अगर हम बात करते हैं तो अपना कौन सा आता है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। अजयराज है, उसके द्वारा क्या सर्वप्रथम इस सत्ता को स्थापित किया गया था। अजयराज ने क्या सत्ता को स्थापित किया था, निर्माण काल किया था, इसलिए गोपीनाथ शर्मा कहते हैं।
कि निर्माण काल था, अच्छा काल था, ठीक है। ये क्या कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा है। लेकिन वास्तव की अगर हम बात करते हैं तो विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव होठ के द्वारा क्या है, चौहानों के साम्राज्य को विस्तार किया था। इन्होंने क्या अजमेर से लेकर दिल्ली तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया था, इसलिए इनका काल स्वर्णिम काल या क्लासी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्या था, चौहान वंश में शासक थे विग्रहराज चतुर्थ है या विशलदेव है। एक बार फिर देखते हैं तो 1158 में 53 से 58 तक शासक रहते जगदेव, जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी और जिन्हें पितृहंता के नाम से जानते हैं, तो शासक बनते हैं अपने विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव है। इन्हें प्यार से विशलदेव कहा जाता है। ये स्वयं कवि था, ये क्या था, कवि था, इसलिए कवि की सी उपाधि प्रदान थी। कवि बांधव और कंठाभरण की सी उपाधि दी गई थी। ये विद्वान था, स्वयं क्या था, विद्वान था, तो कुछ न कुछ नाटक लिखेगा। तो इनके द्वारा एक हरिकेली नाटक लिखा गया था। विद्वान थे तो इनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। इनके दरबार में क्या 2 विद्वान रहते थे। विद्वानों का आश्रय दाता था सोमदेव है, सोमदेव और कौन से आते हैं, नरपति नालय। सोमदेव और नरपति नालय, इनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। सोमदेव के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा एक ललित विग्रह नामक की रचना की गई थी। और नरपति नालय की बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ इनके द्वारा क्या है लिखा गया था। इन्होंने क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं, कौन सा ग्रंथ आता है, विशलदेव रासो है। इसमें 4 खंड है, पृथ्वीराज रासो नहीं है, विशलदेव रासो है। इसमें क्या है, 4 खंड है, 4 खंडों में क्या है बनाया गया है। तो राजस्थान का कंठा राजा के नाम से जानते हैं। और इसमें कहा गया कि गागरोन ग्रुप के निर्माता कौन से, विशलदेव है। इसके बाद इनके द्वारा जो विशलपुर बांध है उसकी नींव रखी गई थी। विशलपुर बांध को निर्माण बनाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है। और अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी। इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़ देते हैं और उसके जगह 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार करते हैं। एक जो कि बिल्डिंग तैयार करते हैं जिसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। ये 16 खंभों पर बनवाई गई है, 16 खंभों की है। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाती है। इसे इसी 2.5 दिन में जो मस्जिद बनी थी इसकी याद में आज भी उर्स लगता है। पंजाब के सात संत की याद में क्या आज भी 2.5 दिन का क्या है उर्स देखने को मिलता है, मेला देखने को मिलता है। अब विशलदेव थे, ये अपने साम्राज्य को आगे विस्तार करें, तो उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य को दिल्ली तक विस्तार करने के लिए, दिल्ली के शासक तोमर थे, उनको क्या पराजित करते हैं और अपना कैसा संस्था आगे बढ़ाते हैं। तो तोमर कौन थे, सतीश तोमर है। इसलिए इनका काल चौहान वंश का श्रवण काल कहलाता है या क्लासिक युग कहलाता है। अजयराज के बारे में कहा गया, लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहते हैं अजयराज शर्मा के बारे में इन्हें कहते हैं, अजयराज के बारे में कहते हैं कि ये उनका क्या आधुनिक काल था या निर्माणकारी काल था। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो विग्रहराज चतुर्थ है या विशलदेव के काल को चौहान अजमेर के चौहान वंश का स्वर्णिम काल या क्लासिक युग कहा जाता है। ये हमारे कौन से थे, विग्रहराज चतुर्थ। तो पहले कौन से आते हैं, 1113 में अजमेर के शासक आते हैं अजयराज। 1133 में आते हैं अनुराज जी, जिन्हें प्यार से आना जी कहा जाता है। तीसरे आए थे इसके बेटे जगदेव, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी और जगदेव ने कैसा संस्था स्थापित की थी। इसके बाद में 1158 में अपने आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विशलदेव कहा जाता है। इसके बाद हम अगले शासक पढ़ेंगे सोमशिव, कौन से आते हैं, सोमेश्वर है। अगले शासक पढ़ेंगे सोमेश्वर है। उनके बाद में अगले शासक आते हैं पृथ्वीराज चौहान है। सोमेश्वर थे तो उनकी क्या किसी कारणवश से अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के कारण एकदम से शासक जो यहाँ के बनाए जाते हैं, इसके जो शासक है अजमेर के वो पृथ्वीराज चौहान को बनाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को बनाया जाता है। छोटी सी उम्र में शासक बन के तो अपनी शासन सत्ता स्वीकार नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। उनकी माँ जो उनकी क्या सरिस्का बनी थी और उन्होंने किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तरीके थे, उनकी शासन सत्ता को किस प्रकार के आगे की ओर बढ़ाया था, तो उसके बारे में क्या कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार के आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।